नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञान वापनी स्कॉलर्स चैनल पे। और हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो हमारी भाषा है हिंदी, और हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हुए हमने उसकी बोलियों के बारे में बात कर लिया था कि उसकी उपभाषाएं कितनी होती हैं, उसकी उपबोलियां कितनी होती हैं, और उनके नाम हमने आपको सारणीबद्ध कराकर लिखवा दिए थे। उसके बाद हमने यह कहा था, यह बात हुई थी हमारी कि इसके बाद जब हम लेक्चर लेंगे, जब क्लास हमारी आएगी, तो आप लोगों को हम यह बताएंगे कि जो बोलियां आपकी 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं, उन बोलियों के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, या फिर जो उपभाषाएं हैं या फिर जो उपबोलियां हैं, उनके अंतर्गत भी कुछ अन्य उपबोलियां पाई जाती हैं। मैंने आपको भाषा का जो वो बताया था, भाषा का जो मैंने आपको एक रूप बताया था कि सबसे पहले भाषा होती है, भाषा के बाद आपका उपभाषा होती है, उपभाषा के बाद बोली होती है, और बोली के बाद आपके उपबोलियां भी पाई जाती हैं, यह मैंने बताया था। तो आज के लेक्चर में, आज के क्लास में हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि उपबोलियों को जानना, और दूसरा कि बोलियों के क्षेत्रों को जानना कि वह उत्तर प्रदेश या फिर आसपास के जो राज्य हैं, प्रमुख राज्य जहां पर वह बोले जाते हैं। और एक अन्य पॉइंट इसमें जोड़ते हुए मैं बताऊंगा कि जो बोलियां हैं या फिर जो उपभाषाएं हैं, उनको वह नाम देने का काम किस व्यक्ति ने किया, किस साहित्यकार ने किया, यह पॉइंट आज के मुख्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ और बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो बोलियां हैं, उनकी कुछ अन्य नाम भी होते हैं, और उनकी कुछ क्या होते हैं, उपबोलियां भी पाई जाती हैं। तो जरा अन्य नाम पे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर उपबोलियों पे भी चर्चा करेंगे। सारणी बनाते हुए बात करते हैं आगे। देखिए, पहले कॉलम खींच लीजिए 3। देखिए, हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हरियाणवी बोली की बात हम करते हैं। यहां हेडिंग डाल लीजिए बोलियां, यहां हेडिंग डाल दीजिए अन्य नाम, यानी इसके जो अतिरिक्त नाम हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, अन्य नाम। और इसके बाद लिख दीजिए उपबोलियां। ठीक, ये 3 हेडिंग आपके आज के इंपॉर्टेंट है। पहले तो पहली सारणी में कि जो बोलियां हैं उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, या फिर उसके बाद कि उसके जो उपबोलियां पाई जाती हैं वह कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो पहले जो है, पहला नाम इसमें लिखिए आप लोग, हरियाणवी। पहली बोली क्या थी? हरियाणवी। मैंने आपको बता रखा था, पहली बोली हमारी क्या थी? हरियाणवी। अब हरियाणवी को और क्या कहा जाता है, तो जरा देखिए ध्यान से। इसको बांगरू भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसको क्या बोला जाता है? बांगरू, बांगरू बोलते हैं इसको। या फिर इसको हम देशवाली भी बोलते हैं, ध्यान रखना, देशवाली भी बोलते हैं इसको। ये 2 नाम इसके पाए जाते हैं। इसमें बांगरू बहुत प्रसिद्ध नाम है, ध्यान रखना। ये बांगरू पूछा भी जाता है, कई बार आ चुका है। यह बांगरू जो है, यह कई बार आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में यह बांगरू शब्द पूछा जा चुका है कि हरियाणवी को अन्य नाम और क्या कहते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा चुका है कि बांगरू किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है। तो आपको पता होगा कि हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं, तभी आप बता सकते हो कि यह पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत या आती है, या आप तभी बता सकते हो। अब अगली चीज देखो, इसकी उपबोलियां होती हैं कि नहीं होती हैं। तो भैया इसकी उपबोली पाई जाती है। कौन सी होती है? तो जरा देखो, इसकी पहले तो होती है जाटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाटू बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी उपबोली हरियाणवी
बोली के अंतर्गत आती है। यह कई बार पूछा जा चुका है और यह भी पूछा जा चुका है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कि यह जाटू जो है, जाटू कहां पे बोली जाती है, जाटू किस वर्ग की भाषा बोली है। यह भी ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं हिंदी साहित्य में। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी के प्रश्न पत्र में, यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो बड़े लेवल की बात ही छोड़िए, आगे देखते हैं। इसको हम, इसके अंतर्गत एक बोली आती है जिसका नाम है चमरवा। ध्यान रखिएगा, चमरवा। उसके बाद रांगड़ी, रांगड़ी, और रांगड़ी भी पूछा जा चुका है कई बार। और रांगड़ी के बाद एक और आती है, नीचे लिख देते हैं, यहां पे देखिए, तांगड़ी। क्या होती है? तांगड़ी। तो ये आपकी 4 उपबोलियां पाई जाती है किसके अंतर्गत? तो ध्यान रखना, हरियाणवी बोली के अंतर्गत, हरियाणवी बोली के अंतर्गत आपकी 4 उपबोलियां पाई जाती हैं। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रांगड़ी किसके अंतर्गत आती है, तो रांगड़ी हरियाणवी के अंतर्गत आती है, या फिर रांगड़ी उपबोली है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में कौन सी एक उपबोली है, और इनमें से कोई एक नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रांगड़ी, तांगड़ी, चमरवा या फिर जाटू ये एक उपबोली है, और ये किसके अंतर्गत आती है? तो हरियाणवी के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा नाम लिखिए, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरी जो बोली है हमारी वह है ब्रज भाषा। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, एक सेकंड, नहीं तो लाइन दे देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, हाँ, दूसरी जो हमारी बोली है उसको बोलिए ब्रज भाषा। लिखिए, ब्रज भाषा। अब इस ब्रज भाषा के अंतर एक का अन्य नाम क्या है? तो मैंने आपको याद होगा तो पिछली क्लास के लास्ट में, अंतिम में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। इसको बोलते हैं क्या? अंतर्वेदी। पहले तो यह लिख लो, अंतर्वेदी। क्यों बोला जाता है भैया अंतर्वेदी? अंतर्वेदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह मीठी बोली है। कैसी बोली है? इसके अधिकतर जो शब्द होते हैं, जो इसके अधिकतर वर्ण प्रयोग में आते हैं, वो मीठे होते हैं, कोमल होते हैं। तो मन को प्रसन्न करने वाले जो भाषा होती है, जो बोली होती है, उसको ब्रज भाषा बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम अंतर्वेदी कहा गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अंतर्वेदी। ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत कोई आपकी बोली आती है, उपबोलियां आती है कि नहीं आती है? तो ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है भुक्सा। भुक्सा सबसे इंपॉर्टेंट है, भुक्सा। रेड कलम से लिखते हैं, एक सेकंड। भुक्सा, ठीक है, भुक्सा आती है इसके अंतर्गत। उसके बाद क्या आती है? एक डोंगी आती है, डोंगी, या लिख लीजिएगा, डोंगी। ये 2 बोलियां इसकी महत्वपूर्ण है, उपबोलियां इसके अंतर्गत। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है भैया? बुंदेली लिख लीजिए। बुंदेली को क्या कहते हैं, किसका क्या इसके अंतर्गत कितनी उपबोलियां आती हैं? अब बुंदेली को देखिए, दूसरी बोलते हैं इसको, बड़ा ही सिंपल नाम है, आप लोग भी बोलते होंगे, बुंदेल खंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुंदेल खंडी। बुंदेलखंड में बोली जाती है, इसलिए इसको हम बुंदेलखंडी बोल देते हैं। उसके बाद इसमें कोई उपबोली आती है कि नहीं आती है? तो ध्यान रखना, इसमें भी उपबोली आती है। कौन कौन सी? तो सबसे बड़ी चीज इसमें एक आती है बनाफरी। बनाफरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाफरी पूछा जा चुका है कई बार। बनाफरी आपसे कई बार बता दूं, पेपरों में पूछा जा चुका है बनाफरी। एक और है, बोलते हैं निभट्ठा। निभट्ठा, और ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी इसके बारे में आगे भी एक नाम आएगा। मैं निभट्ठा बोल रहा हूं, यहाँ पे भ है, अभी आगे देखिएगा एक और आएगी जहां पे निभट्ठा होता है। तो दोनों में फर्क है, निभट्ठा
बुंदेलखंडी के अंतर्गत यानी बुंदेली बोली के अंतर्गत उपबोली पाई जाती है आपकी निभट्टा और बनाफरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथा जो है हमारा अवधि। अवधि राम जी की भाषा, राम जी की भाषा अवधि। अब भैया अवधि के अंतर्गत अवधि का दूसरा नाम है कि नहीं है? तो है भैया। क्या बोला जाता है जरा ध्यान से समझो, इसको लिखता हूं मैं, उसको एक बार देखिए। अवधि को लिखते हैं कौशली, अवधि को लिखते हैं कौशली। क्या कौशली, या फिर दूसरा देखिए बैसवाड़ी लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैसवाड़ी। पहला शायद आप जानते होंगे, आपको ये वाला तो पता होगा शायद कि कौशली बोला जाता है, लेकिन बैसवाड़ी आपको नहीं पता होगा। कौशली क्यों बोलते हैं? क्योंकि कौशल देश अवध जो था, अयोध्या से ही अवधि मानी जाती है, तो अवध अयोध्या और अवध अयोध्या, तो उसको उसका प्राचीन नाम क्या था? कौशल था, इसलिए कौशली। वहां की भाषा क्या हो गई? कौशली हो गई। यह ध्यान रखिएगा कि कौशली इसलिए बोलते हैं। बैसवाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैसवाड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जो भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो इसके अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, वो बांस के पत्तों की तरह या फिर बांस के ठूंठ की तरह क्या होते हैं? बड़े ही कर्कश, कभी कभी मीठे, कभी कर्कश, दोनों तरीके की इसमें शब्दों का सामंजस्य होता है। ध्यान रखिएगा। आप बांस को कभी रगड़ के देखिएगा कैसी आवाज करती है, वैसे ही बैसवाड़ी यानी ये जो अवधि बोली है, इसकी जो ध्वनियां गूंजती है कुछ वैसी ही आती है, तो इसीलिए इसको बैसवाड़ी बोला गया। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अब इसके अंतर्गत भैया कोई उपबोली आती है कि नहीं आती है? तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत भी आती है। कौन कौन सी? तो नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है जूडर। जूडर, ड़ है, ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। जूडर, जूडर आती है। एक आता है गहोरा। गहोरा, ये दो नाम ध्यान रखिएगा, गहोरा और जूडर। ये दोनों वहां की क्या है? अवधि बोली की, अवधि बोली की उपबोलियां हैं, यानी ये छोटे स्तर पर बोली जाती है। जितने भी क्षेत्र आपके अवधि बोली वाले हैं, जैसे मान लो लखनऊ में अवधि बोली जाती है, तो लखनऊ का कोई एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जहां पर अवधि की भी कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन होती है। मान लो तुम यहाँ पे बोलते हो अवधि, और तुम यही चले जाओ जरा उन्नाव, या फिर तुम सीतापुर चले जाओ, सीतापुर में भी अवधि बोली जाती है, उन्नाव में भी अवधि बोली जाती है, आपके लखनऊ में भी अवधि बोली जाती है। लेकिन तीनों जगह की अवधि में जो आपकी अवधि बोली जो बोली जाती है, उसके जो उच्चारण होते हैं, उच्चारण में क्या होता है? फर्क हो जाता है। इसी को कहते हैं उपबोलियों का सामंजस्य होना। तो ध्यान रखना, कहीं पर जूडर बोला जाता है, कहीं पर गहोरा हो जाता है। ठीक है, ये अभी तक कभी भी पूछा नहीं गया है, अवधि उपबोलियों के बारे में कभी भी पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब आगे, नीचे और आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवी जो हमारी बोली है उसके बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ी के बारे में भैया जरा नोट कीजिए। छत्तीसगढ़ी मैंने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी के बारे में कौन कौन से क्या क्या होती है? तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत इसका अन्य नाम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका अन्य नाम है। क्या क्या है देखिए जरा, इसको बोलते खलटाही। क्या बोलते हैं? खलटाही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि ये खलटाही पूछा जा चुका है। यह पूछा गया था कि खलटाही किस बोली का अन्य नाम है, ऐसे ही प्रश्न आया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, खलटाही इसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और सही से लिखता हूं मैं, एक मिनट। ठीक, खलटाही। ठीक, आगे देखिए इसका दूसरा नाम क्या है भैया? दूसरा नाम एक और है, लरिया भी बोलते हैं इसको, लरिया।
ये दो नाम याद रखिएगा। खलटाही पूछा जा चुका है, लरिया अभी तक पूछा नहीं गया है। क्लियर हो गई बात। तो इसके अन्य नाम आपके छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम जो होते हैं वो खलटाही होता है और लरिया होता है, और उपबोलियां आपकी कोई भी इसमें नहीं होती, ध्यान रखिएगा। उपबोलियां इसमें नहीं होती, तो ध्यान रखना इसमें उपबोलियां नहीं होती, ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत उपबोलियां नहीं आती। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, और ऊपर लास्ट एक बच गया है तो उसको भी मैं लिखवा दूं आपको। इसको मिटाता हूं, केवल एक मिटा रहा हूं, उसको ऊपर वाला, और इसके बाद मैं उसको मिटा रहा हूं। देखिए क्या है हमारा, बघेली। बघेली, बघेली का अन्य नाम क्या है भैया, तो देखना, क्योंकि ये बघेली जो है ना, आपको अभी इसके क्षेत्र बताऊंगा तो उसमें देखना, ये रीवा में भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश के रीवा में, इसलिए इसको रिवाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवाई बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी बोली के अंतर्गत मैंने बताया था ना कि इस निभट्ठा को याद रखना। अब इसी बोली के अंतर्गत, बघेली बोली के अंतर्गत जो उप बोली आती है उसका नाम है भैया आपका, उसका नाम है निभट्ठा। देख लो, केवल किसका फर्क आपको दिख रहा है, केवल और केवल एक ही फर्क आपको दिख रहा होगा, किसका भैया, यहाँ पे भ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब है। बस इतना ही फर्क आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब है, यहाँ पे भ है। तो ध्यान रखना, निबट्ठा और निभट्ठा ये दोनों आ भी चुके हैं एक बार, आ भी चुके हैं एक बार। तो यह आपका मैंने पहला पॉइंट आज का क्लियर कराया। तो एक बार नोट देख लीजिए ध्यान से और नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद अगली सारणी पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। और हर एक पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा सारणीबद्ध तरीके से, मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आपके पास सारणी रहेगी तो आप याद आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर वही नोट्स में लिखवा देता पॉइंट वाइज तो हो सकता था आपके लिए कठिन होता। इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने उसको सारणीबद्ध तरीके से लिखवाया है। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं पहले, कि बोली तथा उसके नामकरण कर्ता के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अन्य बोली, यानी जो बोलियां हमारे पास हैं, जो बोलियां हमारे पास हैं, हमारे हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, उनमें कुछ ऐसी भी बोलियां हैं जिनको किसी व्यक्तिगत साहित्यकार के द्वारा क्या किया गया, नामांकित किया गया, नामकरण किया गया उसका। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठाओगे तो आपको मिलेगा कि कौरवी किसने कहा, खड़ी बोली को कौरवी किसके द्वारा कहा गया। तो ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ब्रजबुली किसने कहा, यह पूछा गया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बोलियां एवं नामकरण कर्ता, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। अब देखिए इसमें भी मैं सारणीबद्ध तरीके से ही आपको बताऊंगा। एक कॉलम खींच लीजिए आप, इधर लिख लीजिए बोलियां, इधर लिख लीजिए बोलियां, और इस साइड लिख लीजिए नामकरण कर्ता, नामकरण कर्ता। तो मैंने आपको बताया, इधर आप लिख लीजिए बोलियां, इधर आप नामकरण कर्ता। ये दो पॉइंट पहले नोट कर लीजिए। अब एक एक करके हम लिखते चलते हैं। देखिए बोलियां, सबसे पहले तो वही है कि कौरवी किसने नाम दिया। अच्छा, इसके आगे यहाँ पे खड़ी बोली लिख लेना ताकि आप भूलो ना। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे यह मत समझ लेना कि खड़ी बोली, यहाँ पे यह पॉइंट मत समझ लीजिएगा आप लोग कि खड़ी बोली नाम दिया था, नहीं, कौरवी नाम दिया था। ठीक है, यह ध्यान रखना, कौरवी नाम दिया था। तो कौरवी नाम किसने दिया? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा? कौरवी कहा। किसको कहा? तो खड़ी बोली को कहा। क्वेश्चन यह भी आ सकता है आपको कि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने किसको कौरवी कहा, किस बोली को कौरवी कहा, यह भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए खड़ी बोली को कौरवी कहा। और अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा कि ब्रजबोली। ब्रजभाषा को ब्रजबोली नाम दिया। ध्यान रखना, ब्रजबोली नहीं, ब्रजबोली। ठीक है, ब्रजबोली, ब्रजबोली। ठीक है, यह नाम दिया, ब्रजभाषा को नाम दिया गया। ठीक है, अंतर्वेदी बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, अंतर्वेदी तो उसका अन्य नाम ही है, लेकिन यह विशेष नाम दिया, ब्रजभाषा को एक विशेष नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर चंद्र गुप्त, ईश्वर चंद्र गुप्त जी के द्वारा यह नाम दिया गया ब्रजबोली। किसको? ब्रजभाषा को। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिए जरा, अगला पॉइंट क्या है हमारा? राजस्थानी किसने कहा भैया? यह राजस्थानी नाम किसने दिया? राजस्थानी विशेषता नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? वह नोट कीजिए, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य लिखने वाले बहुत बेहतरीन, मतलब एक ऐसे अंग्रेज जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, इन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, उसके बाद बिहारी नाम किसने दिया भैया? बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहारी नाम भी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही दिया गया है। बिहारी नाम भी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही दिया गया है। उसके बाद भोजपुरी किसने कहा? ध्यान रखना, भोजपुरी, भोजपुरी किसने कहा? यानी भोजपुरी जो आप बोली बोलते हो उसका नामकरण किसने किया? तो रेमंड। ध्यान रखना, रेमंड, रेमंड। याद कैसे रखोगे जरा, कोई ध्यान रखना, रेमंड एक ब्रांड भी होता है कपड़े का, तो उससे याद हो जाएगा आपको कि भोजपुरी मतलब भैया रेमंड कपड़ा, तो उससे आपको यह रेमंड वाला पॉइंट याद रहेगा। आगे देखो, मैथिली, अंतिम पॉइंट है इसका, मैथिली। यह मैथिली किसने बोला? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल ब्रुक। कार्ल ब्रुक ने मैथिली को, मैथिली नामकरण किया उसका। मैथिली जो बोली होती है, जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, उसका नामकरण किया कार्ल ब्रुक ने। ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इसको एक बार देख लो और नोट कर लो ढंग से, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूं, एक एक करके एक एक याद भी हो जाएंगे आपको। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं। ये दोनों पॉइंट कई बार पूछे जा चुके हैं। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन में ऐसे आता था कि एक बार क्वेश्चन आया यूपीपी के पेपर में कि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज भाषा को और क्या कहा है? तो और उसमें ऑप्शन में था ब्रजबोली, अंतर्वेदी। तो उसमें ध्यान रखना कि ब्रजबोली होता है, देख लो। ठीक है, लिखने के तरीके भी देखते रहना। आगे चलिए,
अगला जो पॉइंट है, आज का अंतिम पॉइंट जो हमें बताना है, क्षेत्रों के बारे में हमें चर्चा करनी है। बोलियां तथा उनके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा करनी है। वह एक बहुत ही लंबा मतलब एक एक करके मैं बताऊंगा, उसमें कई नाम हैं आपके, तो उनको ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए हेडिंग डालेंगे, बोलियां एवं उनके क्षेत्र, ये पूरा हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाते चलिएगा। क्यों? क्योंकि आपका हैंड रिटन जो नोट्स होगा वो आपके बहुत ही काम में आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे अगर नोट्स आपने बना लिए, जैसे मैं बता रहा हूं, तो वाकई में बता रहा हूं, याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, याद करने में आसानी बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। देखिए चलिए, इसको भी मैं कॉलम कर दूं या फिर एक एक करके बताऊं? चलो कॉलम कर देते हैं और उसी में समझते हैं। एक साइड लिख लीजिए बोलियां, दूसरी साइड लिख लीजिए प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। चलिए बताते एक एक करके, समझते चलते हैं, एक एक करके मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, नोट करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रज भाषा की। ये ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो आपको पता भी होगा कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है यार, तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो, पता भी होगा। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं नामों को लिखते हैं जिनको आप जानते हो। मथुरा, ठीक है, आगरा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, बरेली। देखो यहाँ पे ध्यान से, बरेली लिख रहा हूं, रायबरेली नहीं लिख रहा हूं। यह मत समझ लेना कि सर रायबरेली तो बोल रहे हैं आप, यानी रायबरेली में भी क्या बोला जाता है, ब्रजभाषा, ऐसा मत कह देना, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे बरेली केवल लिखा है मैंने। उसके बाद एटा, एटा में भी क्या बोला जाता है, ब्रजभाषा बोली जाती है। मैनपुरी, मैनपुरी। अब मैनपुरी में यह मत सोच लेना सर मैनपुरी में तो कन्नौजी बोली जाएगी क्योंकि वो तो अखिलेश भैया का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। मैनपुरी में क्या बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख रहा हूं अगली लाइन में, गुड़गावा, उसके बाद एक नाम लिखिए करौली, और एक भरतपुर। भरतपुर के बारे में पूछा गया था, भरतपुर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे क्षेत्र कहाँ पे आते हैं, ये सारे क्षेत्र जब आप देखोगे तो मथुरा और आगरा और दिल्ली के आसपास के ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, इनके आसपास के सारे क्षेत्र ये हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या बोले जाते हैं, यहां पर आपके ब्रजभाषा बोली जाती है। तकरीबन मैंने सारी जगह लिख दी है जहां पर आपकी ब्रजभाषा प्रयोग होती है, एक दो को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद दूसरी बोली लिखिए बुंदेली, अब बुंदेली कहां कहां बोली जाती है तो एक एक करके लिखते चलिए। झांसी, यह क्षेत्र आपको पता होगा कि झांसी में बोली जाती है। झांसी के बाद कहां बोली जाती है, तो उरई
जब आप जाते होंगे झांसी, जब आप जाते होंगे लखनऊ से झांसी या फिर कानपुर से झांसी, ऐसे जब ट्रेन से जाते होंगे तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है उरई। वहां पे भी क्या बोली जाती है, वहां पे भी आपकी वहां से बुंदेली बोली जाती है वहां पे, उरई। ठीक है। उसके बाद जालौन, हमीरपुर, जालौन। अच्छा, ये सारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लिखवा रहा हूं, क्यों बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो हिंदी होती है वो उत्तर प्रदेश में किसी भी वनडे एग्जाम में आप जब जाओगे, उत्तर प्रदेश के स्टेट एग्जाम में, तो वहां पे कंपलसरी होती है, ध्यान रखना। वहां पर हिंदी का एक पार्ट जरूर आता है और वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं उनमें प्रमुख जो है उत्तर प्रदेश को प्रमुखता दे रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना ये पॉइंट। ठीक है। जालौन में बोली जाती है। उसके बाद कहां पे भैया, तो हमीरपुर में, हमीरपुर। थोड़ा सा उसके आगे बढ़िए, हमीरपुर के बाद अब एक जगह मैं लिख रहा हूं सागर। देखो जरा, सागर ये कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या, नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं आता। ये कहां पे आता है, ये आपके मध्य प्रदेश वाले जगह में आ जाएगा। आगे देखो, उसके बाद आपका एक और जगह, इसमें आप नहीं नीचे लिखता हूं, देखो ओरछा, ओरछा, जहां पे बहुत प्रसिद्ध आपका ओरछा का किला है, वहां पे मंदिर भी है, वहां पे पास ही में आप जाओगे तो खजुराहो का मंदिर भी वहीं से पास में पड़ता है ओरछा के, वहां पे घूमने वाली भी जगह है। तो ओरछा में भी आपके बुंदेली बोली जाती है, झांसी के बहुत ही करीब है। ठीक है। उसके बाद ओरछा के बाद मध्य प्रदेश की एक और जगह मैं लिख रहा हूं, होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद। और एक दतिया जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, दतिया। यहां पर भी क्या बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, ध्यान रखना। तो जो आपके मध्य प्रदेश वाले हैं उनके नीचे मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, आप लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश, आगे इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप मध्य प्रदेश, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। ये आपके मध्य प्रदेश वाले इलाके हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखो जरा। उसके बाद कन्नौजी पे बात कर लेते हैं हम लोग। कन्नौजी कहां बोली जाती है भैया, एक सेकंड बड़ा लिखते हैं इसको। तो कन्नौजी कहां बोली जाती है, तो ध्यान रखना कन्नौजी लिखा हूं, तो कन्नौजी कहां बोली जाती है, तो एक एक करके लिखो पहले। इटावा, ठीक। उसके बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जहां पे महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है। हर हरदोई, पीलीभीत, हरदोई, पीलीभीत। ठीक है। उसके बाद आपका शाहजहांपुर, और एक और नाम है जो बहुत प्रसिद्ध नाम है चमड़े के उद्योग के लिए, कानपुर। अब बड़ा सोच में पड़े होंगे आप लोग, यह देख के, दो नाम इसमें देख के कि सर हरदोई और कानपुर, ये कैसे हो गया भैया कन्नौजी, तो अभी बताएंगे कैसे हो गया कन्नौजी। अभी इसके बाद वाला लिखते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि वो कन्नौजी कैसे हो गया। ठीक है। देखिए, आपकी बोली जाती है अयोध्या में, उसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद के बाद बाराबंकी, फिर
लखनऊ, फिर सीतापुर, फिर उन्नाव, उसके बाद गोंडा, गोंडा के बाद गोंडा के बगल में चलिए बहराइच, बहराइच, और थोड़ा उधर चलिए लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद फिर इधर आ जाइए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद आप चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रायबरेली। आपको याद होगा कि मैंने ब्रजभाषा के अंतर्गत बरेली लिखा था, तो ब्रजभाषा में बरेली होगा और यहाँ पर रायबरेली होगा। ध्यान रखिएगा, अवधि रायबरेली में अवधि बोली जाती है और बरेली जो क्षेत्र है वहां पर केवल ब्रजभाषा बोली जाती है। तो दोनों क्षेत्रों को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। रायबरेली, और रायबरेली के बाद इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद अभी और थोड़ा सा उधर चलते पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, तो उधर पे देखेंगे आपका जौनपुर आ जाएगा। जौनपुर में भोजपुरी नहीं बोली जाती, ध्यान रखिएगा, वहां पे भी अवधी बोली जाती है। जौनपुर हो गया, उसके बाद आपका मिर्जापुर हो गया, वो प्राइम वीडियो वाला मिर्जापुर नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मिर्जापुर। उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो इलाहाबाद के पास है, प्रतापगढ़, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर अवधी बोली जाती है। अभी तक जितनी भी बोलियां मैंने आपको बताई उसमें आपने देखा कि अवधी के क्षेत्र बहुत अधिक मिले हैं, लेकिन अभी और भी बोलियां हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो अगला लिखिए आप, अगला लिखिए मारवाड़ी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आती है आपकी मारवाड़ी, कहां पे बोली जाती है उसको नोट कर लीजिए। मारवाड़ी आपकी प्रमुख रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है भैया? जोधपुर, उसके बाद अजमेर, और अजमेर के बाद कहां पे बोली जाती है? किशनगढ़, कहां पे? किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद कहां बोली जाती है? जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे मारवाड़ी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। ये वो क्षेत्र हैं जहां पे मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थान के वो क्षेत्र हैं ये। अब इसमें देखो, मारवाड़ी के अंतर्गत मैंने कोई उत्तर प्रदेश का लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? प्रश्न करो जरा, समझोगे कि सर अभी तक तो आप उत्तर प्रदेश के लिखवाए जा रहे थे, जब मारवाड़ी लिखवा रहे हैं तो इसमें एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं है, फिर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के एग्जाम में फिर तो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपके उत्तर प्रदेश का होना जरूरी नहीं है, हिंदी का होना जरूरी है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए मारवाड़ी से प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, और किशनगढ़ उसमें ऑप्शन में भी था। तो ध्यान रखना ये प्रश्न, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद देखो, राजस्थानी बोली में, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दूसरी बोली कौन सी आती है? तो मालवी आती है। मालवी के बारे में लिख लो। चलो, मालवी कहाँ पे लिखी जाती है? तो मालवी आपके, मैंने बताया था कि मालवी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो सीमांत प्रदेश क्षेत्र हैं वहां पर बोली जाती है, या फिर कुछ ऐसे उन दोनों के मिक्सचर मिश्रित करके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो बोली जाती है आपकी मालवी बोली। तो कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, जहां पे महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन। और उज्जैन के बाद क्या है भैया? उज्जैन के बाद आप देखो जरा कि रतलाम,
रतलाम, ध्यान रखना, रतलाम में भी क्या बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। उसके बाद इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शहर इंदौर। और उसके बाद एक देवास करके एक जगह है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, देवास, ठीक है। देवास क्षेत्र में भी क्या बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। देवास में भी क्या बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला जो हमारी बोली है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, वह कौन सी है भैया, तो मारवाड़ी हो गया, मेवाती लिखिए। मेवाती के प्रमुख क्षेत्र जो हैं मेवाड़ वाले क्षेत्र हैं, तो प्रमुखता क्षेत्र इसमें एक चित्तौड़गढ़ है आपका, और दूसरा जो है इसमें आपका वो है आपका उदयपुर, उदयपुर। ये दो क्षेत्र इसके प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा। इस पे उदयपुर के बारे में पूछा गया था एक बार। और जो इसका चौथा जो बोली आती है इसके अंतर्गत, वो जयपुरी आती है, जयपुरी। इस बोली को एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहले तो जयपुर लिख लो, जयपुर। उसके बाद अशोकनगर, भरतपुर, ये तीन क्षेत्र आपके जयपुर के अंतर्गत, जयपुरी बोली के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर अधिकतर क्या बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, जो पॉइंट है कि जयपुर के अंतर्गत जयपुर बोली को, जयपुरी बोली को हम डुंडाड़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डुंडाड़ी भी बोलते हैं। तो यह पॉइंट ध्यान रखना, जयपुरी को हम डुंडाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिखिए। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि खड़ी बोली कहां पे बोली जाती है। मैं कौरवी लिख देता हूं, कौरवी लिख रहा हूं, तो यह मत समझ लेना कि कौरवी कहीं अलग से बोली मैंने लिख दी, वो खड़ी बोली ही है, ठीक है। खड़ी बोली कहां पे बोली जाती है, तो आपके बिजनौर, बिजनौर के बाद रामपुर, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में मेरठ, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका गाजियाबाद लिख लीजिए, और एक बागपत लिख लीजिए। ये पॉइंट बागपत मेरठ वाले क्षेत्र में ही पड़ जाता है, लेकिन अलग से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है, और ऑप्शन में आपके बागपत था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए अलग से कुछ नाम भी मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे अशोकनगर जो है, अशोकनगर वास्तव में देखा जाए तो आपके इस भरतपुर के अंदर में आता है, लेकिन अशोकनगर एक बार पूछा जा चुका है कि डुंडाड़ी बोली जो है, डुंडाड़ी जो है, उस विशेषता डुंडाड़ी जो है अशोकनगर में बोली जाती है, इसलिए उसको पूछा गया था एक बार। तो यह पॉइंट आपके कुछ मैंने लिखवाए। अभी और कुछ बोलियां बाकी हैं जिनको लिखवा के हम समाप्त करेंगे आज का पॉइंट। देखिए, इनको एक एक करके नोट करते चलिएगा, जरूरी इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं भोजपुरी की।
भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी आपको पता है, भोजपुरी वाले क्षेत्र तो शायद आपको ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो, भोजपुरी वाले क्षेत्र आपको अच्छे से पता भी होने चाहिए। भोजपुरी आपके शुरू हो जाती है, आपके सबसे पहला नाम तो इसमें भोजपुर लिख लीजिए, ठीक, भोजपुर लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद शाहबाद एक जगह है, उसके बाद छपरा लिखिए, उसके बाद चंपारण लिख लीजिए, देवरिया, ध्यान रखिएगा जो लोग ये समझते होंगे कि देवरिया के अगर आप लोग होंगे और आप ये समझते होंगे कि देवरिया में आपके अवधी बोली जाती है तो भ्रम में हो आप, वहां पर भोजपुरी बोली जाती है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। देवरिया में आपके भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। तो देवरिया, उसके बाद आपका बलिया, फिर गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद एक और क्षेत्र लिखिए जो भोले बाबा की नगरी है, बनारस, बनारस, और एक और लिखिए भागलपुर, ठीक है, इतने क्षेत्र। अब इसके बाद एक और क्षेत्र लिख लीजिए आप लोग, और बोली एक लिखिए, मगही कहाँ पे बोली जाती है? तो मगही को भी लिख लो, बोल दे रहा हूं। मगही आपके पहले तो पटना लिख लो, उसके बाद पटना के बाद इधर लिखो आप सिवान, ठीक है। उसके बाद आप लिखो गोपालगंज, गोपालगंज में भोजपुरी नहीं मगही चलती है, लालू प्रसाद यादव जी का क्षेत्र जो है, ठीक है। उसके बाद मैथिली लिखिए जरा, मैथिली सर लिखवा दिया क्या? नहीं, मैथिली लिखिए, हाँ मैथिली लिखिए। और मैथिली में लिखिए आप लोग सबसे पहले जनकपुर, वीरपुर, उसके बाद बेतिया, ठीक। ये सारे क्षेत्र आपके जो नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पर मैथिली बोली जाती है। उसके बाद आप लिख लीजिए बघेली, बघेली। सारी बोलियों को मैं लिखवा रहा हूं, 18 के 18 बोलियों में से एक दो छूटा होगा, नहीं तो सारी बोलियां मैं क्षेत्र उसके अलग अलग लिखवा रहा हूं। बघेली, बघेली कहाँ पे बोली जाती है? तो आपको मैंने बताया था कि बघेली जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है, और इसका एक उपनाम अभी मैंने आपको बताया कि इसका उपनाम रिवाई होता है। क्यों होता है? तो रीवा में यह बोली जाती है, इसलिए इसको रिवाई भी बोलते हैं। तो पहले क्षेत्र लिख लीजिए रीवा, ठीक है। उसके बाद जबलपुर, उसके बाद एक जगह है मध्य प्रदेश में ही जिसका नाम है मंडला, मंडला। और आपके मिर्जापुर के कुछ क्षेत्र में, मिर्जापुर के कुछ क्षेत्र में आपका एक बीना जगह है, इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है? बघेली बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, बघेली बोला जाता है। यह पॉइंट आपने नोट कर लिया। उसके बाद दो और बचे हैं, उन दोनों को भी हम लोग लिख लेते हैं। दो पहाड़ी बोलियां जो हमारी बची हैं, एक है गढ़वाली,
मैंने बताया था आपको कि गढ़वाल वाले क्षेत्र में, तो सबसे पहले इसमें तो नाम आ जाएगा आपका गढ़वाली में गढ़वाल। उसके बाद एक नाम आ जाएगा टिहरी, टिहरी। उसके बाद चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी। ये सारे क्षेत्र आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं और सारे के सारे क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। चमोली, टिहरी, आप गढ़वाल का भी नाम सुने हो, उत्तरकाशी का भी नाम सुने हो, चमोली का भी नाम सुने होंगे और टिहरी का भी नाम सुने होंगे। उसके बाद कुमाऊनी की बात कर लेते हैं कि कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है। अगर हम कुमाऊनी की बात करें तो कुमाऊनी हमारी बोली जाती है नैनीताल में, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, कुमाऊं, ठीक है। इन क्षेत्रों में आपकी कुमाऊनी बोली जाती है। अच्छा, आपका जैसे एक दक्षिणी है, तो दक्षिणी पूछी नहीं जाती है। वैसे मैं बता दूं आपको, पहले भी बता चुका हूं मैं कि दक्षिणी कहाँ बोली जाती है, तो दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत के कौन से क्षेत्र, जैसे बीजापुर हो गया, विजयवाड़ा हो गया, या फिर आप ऐसे कह लो कि गोलकुंडा हो गया। इन क्षेत्रों में ऐसे लोग जाकर बस चुके हैं जो बहुत समय से वहां पर रह रहे हैं, और उनकी जो बोली है वह हिंदी के साथ साथ वहां का मिक्सचर हो चुका है, मिश्रण हो चुका है। तो वह जो बोलते हैं वह वहां के एसेंट में, वहां के उच्चारण में बोलते हैं, तो इसलिए उस बोली को दक्षिणी कहा गया। तो दक्षिणी अगर पूछा जाए आपसे कि कहाँ पे बोली जाती है, तो बीजापुर हो गया मुख्य रूप से, विजयवाड़ा, गोलकुंडा, ये सारे वहां उधर के क्षेत्र हैं जहां पर क्या होती है, दक्षिणी बोली, आपकी दक्षिणी जो बोली है वह बोली जाती है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट जो बताने थे, तीनों के तीनों पॉइंट हूबहू मैंने अच्छे से बता दिए हैं। आई थिंक कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को पूछिए। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखने का मन है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा हम लोगों का, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर हमने क्लास में यह देखा था, इस पॉइंट को एक बार फिर से बता दीजिए। तो आपके लिए हम उसको एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे ताकि आपको उस पॉइंट का मतलब समझ में आ जाए। और मैं चाहूंगा कि इस क्लास के वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाले टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आप एस टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, इन सभी में आपके ये पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी ऑप्शनल लेकर भी तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दो उसमें व्याकरण पोर्शन में ये सारी चीजें आने वाली हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। आप अगर किसी भी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसमें भी हिंदी अगर है तो हिंदी जरूर से जरूर उसमें ऐसे क्वेश्चन यहां से आएंगे। और विश्वास रखिए कि एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग डील करते हुए और धीरे धीरे चलते हुए एग्जाम्स के पहले आपके कोर्सेज कंप्लीट होंगे। हिंदी का पूरा आपको व्याकरण पोर्शन का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।